हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकॉनमी। हम अपना डिस्कस कर रहे हैं इकॉनमी में इंडस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। इंडस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट आज डिस्कस करेंगे। आधा हम डिस्कस कर चुके हैं इंडस्ट्री में। कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं? यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे सारा। अब हमें दो टॉपिक बस बचा हुआ है। दो टॉपिक क्या क्या बचा हुआ है? एक तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उसके बाद कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और पब्लिक सेक्टर, उसके फ़ायदे, जैसे मैं आपको बताता हूँ पब्लिक सेक्टर के सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव, पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म। ये मैंने नया रखा है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, कुछ कुछ दिया हुआ है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नया टर्म हम डिस्कस करेंगे जो कि बुक में नहीं दिया है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल जहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह होने वाला है या हो रहा है, प्रोसेस में है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। उसके बाद बारे में देखेंगे कि उसका नाम चेंज हो गया है और कुछ काम भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिए गए हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट का काम भी इसी को दिया गया है, इसीलिए। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जिस डिपार्टमेंट की बात करते हैं उसके अलावे क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई और डिपार्टमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आप बार बार पूछते रहते हो, बार बार एक क्वेश्चन आता रहता है, बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन से डिपार्टमेंट इशू करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेफिनीशन, जो 2006 के एक्ट से 2018 के बिल में एक जो आया है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या वो अभी तक लागू हुआ है? लागू नहीं हुआ है, लेकिन और फ़ायदे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे भी फेमस है, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर। उसके बाद कोलकाता में कौन सी इंडस्ट्री फेमस है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्लॉक में एलआईसी के बारे में दिया हुआ है, वो डिस्कस कर लेंगे। एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्चुअली, जिसमें हम आईआईपी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, कोल, जूट, कॉटन, स्टील, और भी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, एक कोर्स हम लॉन्च करें। दो कोर्स ऑलरेडी हमारा चल रहा है। एक राकेश यादव सर की बुक, जिसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लुसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, और एक और कोर्स हमने शुरू किया है जिसमें हम इन दोनों बुक का यूज करेंगे, लुसेंट जनरल नॉलेज और क्राउन का, दोनों को कंबाइन करके साथ में साथ एनसीईआरटी और इंटरनेट। तो मैं एक कंप्लीट कवरेज हो जाएगा, मतलब इसके बाहर क्वेश्चन फिर आने का चांस मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर कुछ एग्जाम यूपीएससी को आप छोड़ दे तो यूपीएससी में भी आपको पता है, इवन हम जो मेजर बुक पढ़ते हैं उससे भी कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है। तो उस एग्ज़ाम को आप छोड़ दे तो उसके अलावा जीएस का कहीं भी एग्ज़ाम होगा तो इन दोनों पे बुक से ही आता है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव का तो हम कर ही रहते हैं, सब्जेक्टिव में हम दोनों को कंबाइन करके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ला रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका प्राइस है, और इसका डेडलाइन भी मैंने रख दिया, 25 मार्च से 25 जून तक होगा। 3 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और पहले 50 स्टूडेंट का फ़ी है 600, और टाइमलाइन फिक्स है, डेडलाइन फिक्स है, लेकिन इसके बाद फ़ी हो जाएगा 1000 रुपीज़। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा किसी और कोर्स में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है तो उसको 500 पड़ेगा 600 की जगह पे, ठीक है। 50 स्टूडेंट के बाद उनको इसमें 100 ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम लोग करेंगे कैसे। एक्चुअली मैं करता हूँ यूट्यूब पे ही अपलोड करके अनलिस्ट कर देता हूँ, और उसमें कोई ऐड वैड नहीं होता, मोनेटाइजेशन ऑफ होता है उन वीडियो का। और उसके बाद उसको लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप के आप मेंबर हो, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो सारा, और हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद वीडियो हट जाएगा, नहीं। आप 1 महीने में, 2 महीने में सिलेक्शन जब ले लो आप छोड़ दो, ठीक है। या आप किसी एक जॉब में सिलेक्शन ले लेते हो, उसके बाद और आपको दूसरा एग्ज़ाम देने का मन है, और ऑब्वियसली देते हैं आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एक छोटा सा जॉब, फिर और ऊपर जॉब, तो आपका ग्रुप रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हट जाएगा। चलिए, तो हम आप शुरू करते हैं आज वाला।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है इंडियन इकोनॉमी में मेजर पार्ट करता है। समझ लीजिए गवर्नमेंट का इस पे दायित्व है, अथॉरिटी है गवर्नमेंट का। यहाँ पे गवर्नमेंट एज ए इंटरप्रेन्योर काम कर रही है, ऐसा नहीं। देखो अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो गवर्नमेंट उस पर क्या करती है कि भाई गवर्नमेंट एज ए अथॉरिटी काम करती है कि भाई तुम ठीक से काम करता है कि नहीं, तुम लेबर लॉज को फॉलो करता है कि नहीं, तुम ये करता है कि नहीं, तुम इस रूल को फॉलो करता है कि नहीं। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट खुद मालिक है कंपनी का, खुद मालिक है। क्लियर है? तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है ना, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, उनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये ध्यान रखना है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ये मेन मोटिव होता है। ठीक है? तो इसका ऑनर कौन होता है? ऑनर खुद गवर्नमेंट होता है। ठीक है? तो अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, जो कि आपके बुक में नहीं दिया है, ये मैंने अलग से बता रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है ना, सिंपल डायरेक्टली किसी मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा ये ओन किया जाता है, जैसे रेलवे, पोस्ट, ये सब डायरेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है या मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे पीएसयू होते हैं, जैसे एचपीसीएल, आईओसीएल, ये सब। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी, ये सब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लेकिन ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। समझ में आया ना कि आप सारे पब्लिक सेक्टर को एक तराजू में नहीं तोल सकते कि सब एक ही टाइप का है, नहीं, सब अलग अलग है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है कि देश का इंडस्ट्रियल बेस बनाना है, इंडस्ट्रियल बेस। क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में बहुत सारे प्राइवेट पीपल के पास उतना पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट ही सारा काम कर रही थी। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल बेस, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ पास बहुत सारा पैसा है, तो बहुत सारे कंपनी बना रहे थे, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती करेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी। क्लियर? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे रोड बनाना, रेलवे बनाना, ये सब बनाना, रिसोर्स देना, प्रोवाइड रिसोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो यानी ध्यान दे, सिर्फ वेलफेयर तो करेगी ही करेगी, ये तो मेन मोटिव है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेगी तो गवर्नमेंट को रिसोर्स भी तो मिल जाएगा ना। ठीक है ना? और इससे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास अगर कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी सामान बनाएगी तो एक्सपोर्ट भी तो करेगी, तो हम दूसरे देश पे डिपेंडेंसी जो है दूसरे देश पे वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सकता है, जिससे डेवलपमेंट हो। समझ में आ गया कि दो लोगों के बीच जो, अगर मान लो प्राइवेट कंपनी काम करती है तो प्राइवेट के पास, उसके पास सिर्फ प्रॉफिट का मोटिव होगा, उसके बाद बहुत सारे पैसा होगा, और जो गरीब है उसके पास पैसा कमता जाएगा, तो जो इनइक्वालिटी होगी, जो गैप होगा और इंक्रीज होता जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास कंपनी है तो गवर्नमेंट जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगी। ठीक है ना? चलो, और एक कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जिसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके बुक में ही दिया है। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे गोल्डन हैंडशेक, ये एक्ट में एक्चुअली क्या था? वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात कर रहे थे कि देखो बहुत सारा, जैसे गवर्नमेंट पे या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन था, तो अगर कुछ लोग अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, जिनको लगता है कि वो रिटायर हो सकते हैं, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का स्कीम उसी समय से आया, इसको हम गोल्डन हैंडशेक स्कीम बोलते हैं। क्लियर? ताकि देखो कंपनसेशन, उनको फुली कंपनसेशन दिया जाता था जो लोग रिटायर हो रहे हैं। ठीक है ना? मतलब जब तक काम करे तब तक, ऐसा नहीं कि पूरे हमेशा के लिए, पूरा जितना काम नहीं भी किया उनको भी सैलरी, नहीं, ऐसा नहीं होता। मिनी रत्ना का कॉन्सेप्ट, महारत्ना का कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था। ठीक है ना? कि उनको नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ होना चाहिए, नेट वर्थ 10,000 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 20,000 करोड़ होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने चाहिए, सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, ये सब महारत्ना का। क्लियर ना? तो ये याद रखना, एक ये हमें ध्यान रखना था। वॉलंटरी, क्योंकि ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, और प्राइस मैकेनिज्म, नवरत्न, ये सब, ताकि नवरत्न, महारत्न, ये सब मिनी रत्न, ताकि ऑटोनॉमी दिया जा सके, ताकि अच्छे से परफॉर्म करे। गवर्नमेंट बार बार उन पे वो नहीं करे कि गवर्नमेंट बार बार उन पे ये नहीं करे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा तो काफ़ी कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है?
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, हमें डिस्कस करना है डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। एक होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, सिंपल आपको ये देखना है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल होता है गवर्नमेंट मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखना चाहता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से देखो पेज नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है गवर्नमेंट के पास जो किसी कंपनी का पर्टिकुलर स्टैक है, गवर्नमेंट के पास 100% स्टैक गवर्नमेंट के पास है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट अपना इसमें से कुछ परसेंट लोगों के पास बेचते हैं, जैसे 20%, 30%, 40%। तो गवर्नमेंट क्या करे, डिसइन्वेस्टमेंट की जो गवर्नमेंट अपना जो पावर है, मतलब अपना जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो निकाल रही है और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों का लग रहा है। सिंपल समझा ना। एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब हुआ कि गवर्नमेंट का जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में 100% इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट का ही, तो गवर्नमेंट अपना जो 100% इन्वेस्टमेंट था, तो गवर्नमेंट ऑनर हुई पूरी तरह, ऑनरशिप गवर्नमेंट के ही हाथ में था, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में था, गवर्नमेंट की बातें चलती थी। गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा 100% स्टैक को गवर्नमेंट थोड़ा प्राइवेट को दे रही है, प्राइवेट, ठीक है ना। ताकि गवर्नमेंट के जो अपने स्टैक है ना उसमें से प्राइवेट को इतना दे रही है ना कि ऑनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में रहे। ध्यान देना कि ऑनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में रहे। अगर गवर्नमेंट 49% दे देती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी 51% है, तो ऑनर अभी भी गवर्नमेंट ही, क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास है ना स्टैक, तो गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अगर डिसइन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा होगा, तो इवन 50% से ज़्यादा हो तो मैनेजमेंट भी उसी को देना पड़ेगा जिससे आप स्टैक बेचे हो। लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी चालाकी करती है, पता है। गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा स्टैक किसी एक को बेचती ही नहीं। गवर्नमेंट 5-5, 10-10% ऐसे करके 1-1%, 2-2% बहुत लो से बेचती है, ताकि लोगों में जो एक मालिक नहीं रहे। जैसे कंपनी के जैसे 51% किसी को बेचती, तो एक मालिक हुआ, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट बहुत सारे मालिक बना देती है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है गवर्नमेंट ऑनरशिप दे देती है, ऑनरशिप ही दे देती है प्राइवेट को, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब एक नया है, देखो प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, कम से कम 51% से ज़्यादा स्टैक तो बेचना होता है, तभी तो प्राइवेटाइजेशन होता है, तभी तो ऑनरशिप जाती है प्राइवेट बंदे के हाथ में। लेकिन गवर्नमेंट ने एक तरीका अपना लिया। गवर्नमेंट को लगता है कि यार मैं संभाल नहीं सकता किसी पर्टिकुलर कंपनी को, लेकिन मैं संभाल भी नहीं सकता है और मैं 51% से ज़्यादा अपने पास रखना चाहता हूँ। तो ये कैसे होगा, क्योंकि 51% से ज़्यादा रखने का मतलब है मैनेजमेंट ऑनरशिप आपके हाथ में है। आप 51% से ज़्यादा आप रखना चाहते हो, लेकिन आप ऑनरशिप भी, मैनेजमेंट भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हो। तो इसके लिए एक तरीका है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, एक तरीका है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हो। स्ट्रेटेजिक देखो, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, सम प्राइवेटाइजेशन टाइप का होता है, जिसमें गवर्नमेंट जो होता है 51% से ज़्यादा रखी रहती है, फिर भी मालिकाना अधिकार या मैनेजमेंट का हाथ प्राइवेट को दे देती है। यही है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वुड इम्प्लाई द सेल ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग ऑफ अप टू 50% और सच हायर परसेंटेज एज द कॉम्पिटेंट ऑफ रेजिमेंट अलॉन्ग द ट्रांसफर। सिंपल समझो ना कि पावर भी 50% या उससे ज़्यादा दे दी, लेकिन ऑनरशिप भी दे दी। जरूरी नहीं है कि 51% गवर्नमेंट 51% से कम गवर्नमेंट रखे। समझ में आया ना, ठीक है। और एक और चीज़ आपसे बोलोगे, पहले स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करता कौन है? पहले पूरा सिर्फ और सिर्फ नीति आयोग करता था, लेकिन अब एक और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करने लगी है, नीति आयोग और दीपम। कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। पहले क्या होता था, सिर्फ नीति आयोग करते थी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात, अब ये दोनों मिलकर करती है। पहले नीति आयोग थी अकेले, अब दोनों। टिल नाउ PSU फॉर स्ट्रेटेजिक सेल आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग, लेकिन अब नीति आयोग दीपम दोनों मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना।
सिंपल समझो ना, ऑनरशिप भी उसके हाथ में दे देना, ऑनरशिप भी उनके हाथ में दे देना, ये काम होता है सिंपल। अब ये तो नॉर्मल है कि मैंडेट क्या है इस डिपार्टमेंट का, कि सारे मैटर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो ये संभालती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, ठीक है ना। और इवन जो इन्वेस्टमेंट की बात हो, वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो, यही करती है, ठीक है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि हम दीपम के बारे में देख लिए। दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जिसके यूनियन मिनिस्टर है कौन, निर्मला सीतारमन जी, क्लियर है ना। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। देखो, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर के वेबसाइट पे जाओगे तो 5 टोटल डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना किस के अंदर आता है, तो फाइनेंशियल सर्विस मिनिस्टर के अंदर आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इनके अंदर आएगा। ये सब समझ में आया ना। और सिंपल, तो आपसे पूछ दूं कि बजट कहाँ पे आएगा, बजट तो एक, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स पे क्लिक करें अबाउट डिपार्टमेंट पे, तो एक नया वेबसाइट खुलता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बजट डिवीजन इन्हीं के अंदर है, ठीक है ना। बजट डिवीजन, फाइनेंशियल मार्केट डिवीजन, IES कैडरे डिवीजन, ये सब यहाँ पे आता है। समझ में है? चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। प्राइवेटाइजेशन, हाँ, ये 3 एग्जाम्पल है कि अभी हो रहा है। चलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और कुछ लिखा हुआ है, पहले मैं बताता हूँ। देखो 1996 में एक कमिटी का एस्टैब्लिश किया है, कमिटी यानी कमीशन, जिसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, GV रामकृष्ण। इन्होंने एक्चुअली बताया, एडवाइस दिया कि आप डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाइए। इन्होंने बोला डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलाइए, ठीक है ना। इसने सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया कंपनी को, एक है कोर सेक्टर, एक है नॉन कोर, ठीक है। बोला कि कोर सेक्टर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 49% क्या कीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे क्या होगा, ऑनरशिप आप ही के हाथ में रहेगा। जैसे कोल, रेलवे, रिफाइनरी, ऐसे चीज जो कोर इंडस्ट्री नहीं आप सुने हुई है, 8 कोर इंडस्ट्री है, उसकी बात करते हैं, वैसे वैसे इंडस्ट्री की कोर। नॉन कोर इंडस्ट्री में बोला कि आप 74% क्या कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिससे 74% कीजिएगा तो सिंपल क्या होगा, ऑनरशिप आपके हाथ से गया ना भाई, प्राइवेटाइजेशन हो गया, सिंपल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिस्कस करते हैं अब, इसमें कुछ नहीं। हैंडशेक इंडस्ट्री तो हमने देख लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, आपके बुक से ही करा रहा हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको हम MSME भी बोलते हैं, या हम इसको कॉटेजेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं। पहले पता है क्या था, इसका डेफिनीशन अलग था, मैं बताता हूँ। पहले क्या था, 2006 के एक्ट के हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग को अलग पार्ट में बांटते थे, सर्विस को अलग पार्ट में बांटते थे। देखो मैन्युफैक्चरिंग में बांटते हैं, जब अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में लगता है 25 लाख तो उसको हम माइक्रो इंडस्ट्री बोलते हैं। स्मॉल तब बोलते हैं जब 25 लाख से 5 करोड़ लगता है। मीडियम तब बोलते हैं जब 5 करोड़ से 10 करोड़ लगता है। लेकिन सर्विस में थोड़ा कम हो जाता था। इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में अगर 10 लाख लगता है तो माइक्रो, 10 से 2 करोड़ लगता है तो स्मॉल, और 2 से 5 करोड़ लगता है मीडियम। लेकिन 2018 के बिल में जो एक्चुअली अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ, अगर इसमें हम पहले क्या बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, यहाँ पे बात हो रही है एनुअल टर्नओवर क्या है। यहाँ पे ऑल एंटरप्राइजेज आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों। एनुअल टर्नओवर अगर 5 करोड़ है एनुअल टर्नओवर तो माइक्रो, 5 से 75 करोड़ है तो स्मॉल, 75 से 250 करोड़ है तो मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज का डेफिनेशन तो आपको पता चला ना। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, ध्यान देना। एम्प्लॉयमेंट सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो यही है, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट 1.20
नहीं नहीं नहीं, 120 मिलियन है ना, 1.20 क्या, एक तो 12 लाख होगा, मतलब 120 मिलियन पीपल को ये जॉब देता है। कंट्रीब्यूशन इसका ठीक ठाक है, ठीक है ना। जैसे देखो 6.11% है मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में, और ये है 24.63% है जीडीपी फ्रॉम सर्विस एक्टिविटी, ठीक है ना। एमएसएमई का टारगेट है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50% हो 2025 तक, ठीक है ना। एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक करता है, जो 45% इंडिया का एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें एमएसएमई का 45% योगदान है। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है कि सारे सेक्शन आते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही, छोटी छोटी कंपनियाँ आ रही, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता ना इन्वेस्टमेंट की। फाइनेंस एंड इंक्लूजन होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सर्विस होती है उसमें आ रहे हैं, इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है, ये सब बात, ठीक है ना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पॉल्यूशन का वाला जो काम करेगा, ठीक है ना। और कुछ इसके नुकसान, कुछ इसका प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है ना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोबिलाइजेशन ऑफ ए स्मॉल सेविंग, ये सब तो हमने देख लिया, स्मॉल सेविंग मोबिलाइज होती है, ठीक है ना। लेकिन जीवीए में कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है। इससे पहले मैं प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम बता रहे हैं। सबसे पहले लैक ऑफ, जैसे देखो हमने बोला कि फाइनेंस तो मिल जाते हैं, चलो हम बोल देते हैं कि फाइनेंस, लेकिन प्रॉब्लम होता है स्मॉल इंडस्ट्री को, फाइनेंस नहीं मिल पाता है, और खासकर टाइमली फाइनेंस नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। ठीक से रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सी क्या है, मार्केटिंग सिस्टम साउंड नहीं है, साउंड मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। कंपटीशन है लार्ज स्केल इंडस्ट्री से का, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री बहुत सस्ता सामान बनाते हैं, तो इनका लोग नहीं खरीदते रहते, ये आप भी देखे होइएगा अपने गांव एरिया में भी, ठीक है ना। एक नया टर्म है सिक इंडस्ट्री, ठीक है ना, सिक इंडस्ट्री, क्लियर ना। एक है सिक इंडस्ट्री। सिक इंडस्ट्री का मतलब सिंपल होता है ऐसे इंडस्ट्री जिनका जो लॉस, जैसे सिंपल लॉस हो गया, मतलब सिंपल समझो ना, जो उनका प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ। समझो जितना वो पैसा लगाए थे और नेटवर्थ हुआ, जो नेटवर्थ हो गया वो कम हो गया जो पैसा लगाए थे, तो ऑब्वियसली ये सिक इंडस्ट्री हो गया, ज़्यादा इसमें नहीं करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बेसिक डेटा लिखा है। 2% ऑफ इंडिया के जीडीपी में शामिल होते हैं 2%। 7% इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का पार्ट है टेक्सटाइल। 12% है एक्सपोर्ट का, और 10 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोग इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, ठीक है ना। नहीं 10 मिलियन, 100 मिलियन नहीं 10 मिलियन, ठीक है ना। 1 मिलियन 10 लाख और 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन, ठीक है। और इसके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ओइंग टू द अबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया में लेबर भी बहुत ज़्यादा है, सस्ते लेबर मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल का सप्लाई है, तो ये इसलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और टोटल ग्लोबल आउटपुट का 25% है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल गारमेंट का चाइना के बाद। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैनमेड फाइबर्स का, जिसमें पॉलिएस्टर और विस्कोस आते हैं। ये सब डेटा आपसे पूछा जा सकता है। देखो सबसे पहले 3 तो यहाँ याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन में अगर टेक्सटाइल वाला अगर मैं राइटिंग में भी लिखना होगा तो आप ये डेटा बहुत अच्छे से लिख सकते हो। 7% काफ़ी मदद मिलेगा। 7% इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, 2% इंडिया की जीडीपी, 12% इंडिया की एक्सपोर्ट, और 10 करोड़ पीपल लगे हैं। और इंडिया में बहुत ज़्यादा एबंडेंट मटेरियल है और सब लेबर है, जिसके कारण इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, 25% है ग्लोबल आउटपुट का। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्सटाइल का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैनमेड फाइबर का, पॉलिएस्टर का, विस्कोस का। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस किस चीज़ का है इंडिया। सबसे पहले 2 चीज़ का, कॉटन, टेक्सटाइल में कॉटन भी है और प्लस जूट भी है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस का है बताइए। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया सिल्क का और मैनमेड फाइबर का, मैनमेड फाइबर का। कोर इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताया था ना कि कोर इंडस्ट्री में जहाँ पे 49% ही डिसइन्वेस्टमेंट करना था, जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोर,
क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। ठीक है, अब देखो कुछ जगह के नाम बताता हूँ। गुजरात में टोटल 112 क्या है, कॉटन्स की मिल्स है, 112, ठीक है ना, कॉटन मिल है, जिसमें 66 तो इवन अहमदाबाद में ही है, आपको देखो बहुत अच्छा लोकेशन है, इवन आप यहाँ से रॉ मटेरियल भी जल्दी मिल सकता है, और इवन आप देखो बेच भी सकते हो आसानी से, जल्दी यहाँ से विदेशों में बेच सकते हो। तो इसी को हम बोलते हैं बोस्टन ऑफ ईस्ट। इस लोकेशन को हम नाम देते हैं, सब नेम है बोस्टन ऑफ ईस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मुंबई में भी बहुत सारा, जो टोटल 104 मिल्स है महाराष्ट्र में, उसमें से 54 तो इवन सिंपल मुंबई में ही है। तो मुंबई को हम बोलते हैं कॉटनोपोलिस। ठीक है, उसके बाद कानपुर में 10 कॉटन मिल है, इसलिए कानपुर को हम बोलते हैं कानपुर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे एक जगह है कोलकाता। ठीक है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी मैंने बताया था, यहीं पे हुआ था। कोलकाता हुगली रिवर के किनारे है। पहली बार यहाँ पे कोलकाता में बनी थी साइकिल फैक्ट्री पहली बार इंडिया में यही बनी थी, साइकिल फैक्ट्री। ठीक है ना, साइकिल अगर प्रोडक्ट्स कब बना था, 1932 में। साइकिल प्रोडक्शन की बात करें तो दुनिया में हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे चाइना आता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री पे देखो, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। उसमें हमने स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री पे काफ़ी जोर देना शुरू किया था, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर स्टैब्लिश की गई थी 1977 में। उसके बाद और भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए, जैसे सिडबी एस्टैब्लिश की गई, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, 1990 में। ठीक है, एक कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी, आबिद हुसैन कमेटी। ये क्या बात करती थी? आबिद हुसैन कमेटी बात करती है कि स्मॉल इंडस्ट्री में रिफॉर्म की बात करती है, स्मॉल इंडस्ट्री में रिफॉर्म। ठीक है, आबिद हुसैन कमेटी। उसके बाद IFCI बनती है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मेन एम होता है कि इंडस्ट्री को, या जो प्राइवेट सेक्टर में हो या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में है, इसको लॉन्ग या मिड टर्म कैपिटल उपलब्ध करना ना, मतलब लॉन्ग या मिड टर्म क्रेडिट ना, लॉन्ग और मिड टर्म। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ICICI बैंक होता है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 1955 में इस्टेब्लिश किया जाता है कंपनीज एक्ट के मदद से। ठीक है ना, इसका मेन काम क्या है? इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को डेवलप्ड और मॉडर्नाइज करना। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बनता है 1964 में। ठीक है ना, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस के वाले सेक्टर में सबसे ऊपर आता है। उसके बाद एक है IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में। ये सब मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। उसके बाद हम बात करें LIC की, तो LIC एक इंडियन स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप है। ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया जाता है। 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। ठीक है ना, बहुत इससे पहले जो छोटी छोटी इंश्योरेंस कंपनी है ना, उस सबको मर्ज किया गया था, यही बात यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, बस इतना ही है। कुछ उसके बाद डेटा है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है डेटा, वो हम डेटा रहने देते हैं। अभी एक न्यूज़ आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। किसके लिए? LIC के लिए। जब पहली बार किसी के स्टॉक को हटाना होता है ना, बेचना होता है ना, तो पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जाती है। उसके बाद जब सेकेंडरी होता है ना, तब वो स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता है, तब लोग खरीद सकते हैं। अभी तक पूरी तरह गवर्नमेंट ऑन्ड है। ठीक है ना, बिगेस्ट शेयर है इंडिया के इंश्योरेंस बिजनेस का, यही बात है। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, जिसमें हम IIP डिस्कस करेंगे, WPI डिस्कस करेंगे।
उसका सिल्क, कॉटन, जूट, पावरलूम इंटरप्राइज, 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सेंसस, स्टील, ग्लोबल रैंकिंग क्या है स्टील का, फर्टिलाइजर, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप, एफडीआई इनफ्लो, नेशनल डिजाइन पॉलिसी, इंडिया मर्केंडाइज ट्रेड, क्रूड एंड नॉन ऑयल इंपोर्ट, ट्रेड इन सर्विस, ट्रेड बैलेंस, मर्केंटाइज, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट लेक्चर है ना, उसमें पूरा आपको मैं करेंट नया वाला डेटा दूंगा। मैं पुराना डेटा देता ही नहीं, इवन जो पुराना डेटा बुक में दिया होता है उसको छांटने का कोशिश करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।